हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष कुमार और आज हम लोग मिलकर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आखिर है क्या। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक टाइप है केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब दोस्तों केमिकल रिएक्शंस क्या है? दोस्तों, केमिकल रिएक्शन कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जिसमें दो या दो से ज्यादा केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो दो या फिर दो से ज्यादा केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं और आपस में जब वो रिएक्ट करते हैं ना, तो वो जो प्रोसीजर होता है ना पूरा, उस प्रोसीजर को हम मतलब केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और केमिकल रिएक्शंस का एक पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आखिरकार उसके अंदर होता क्या है। दोस्तों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो दो चीजें होंगी। या तो उसके बॉन्ड जो होंगे, यानी कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स या फिर जो कंपाउंड्स के जो बॉन्ड्स होंगे ना, या तो बॉन्ड्स टूटेंगे केमिकल रिएक्शन जब होगा तो, या फिर बॉन्ड्स जुड़ेंगे, यानी कि बॉन्ड्स आपस में आके कंबाइन होंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये दोनों चीजें कुछ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ठीक है, या तो क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो क्या होगा कि सिर्फ बॉन्ड्स टूट रहे हैं आपस में, एक चीज है उसके बॉन्ड्स टूट गए। ठीक है, बॉन्ड्स टूट गए। या तो क्या हो सकता है कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर बॉन्ड्स जुड़ रहे हैं, दो चीजें आई बॉन्ड्स जुड़ रहे हैं, दो चीजें आई बॉन्ड्स जुड़ रहे हैं। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि जो हमारा रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन, उसमें बॉन्ड्स टूट भी रहे हैं और बॉन्ड्स जुड़ भी रहे हैं। इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज ये रही। ठीक है, अब उसमें से क्या है, एक पर्टिकुलर बॉन्ड टूट गया और किसी दूसरी चीज के साथ जाके मिल गया, कंबाइन कर गया। राइट, एक बॉन्ड टूट गया और एक जगह पे जाके मिल गया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऐसे ही हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला दोस्त है हमारा होता है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है दोस्तों, जिसमें सिर्फ बॉन्ड्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, दो चीजें आई और आपस में जुड़ गई, दो चीजें आई आपस में जुड़ गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें चीजें आपस में केवल टूटती हैं, बॉन्ड्स केवल टूटते हैं। ठीक है, दो चीजें मतलब एक ही चीज है और वो टूट के दो चीज बन गया। एक चीज है उसके बॉन्ड्स टूट गए, एक चीज ये है पूरा। ठीक है, ये एक चीज है और इसके बॉन्ड्स फिर टूट गए केमिकल रिएक्शन जब हुआ तब। ठीक है, एक चीज है बॉन्ड्स टूट गए, उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरी चीज में क्या होता है कि बॉन्ड्स टूटते भी हैं और जुड़ते भी हैं। मतलब एक चीज है उसके बॉन्ड्स टूट गए और किसी तीसरी चीज के साथ जाकर जुड़ गए। टूट गए पहली चीज के साथ, पहला चीज है ये, वो किसी दूसरे चीज के साथ टूट गया, उसका बॉन्ड टूट गया और किसी तीसरी चीज के साथ वो जाकर जुड़ गया। और इस टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उसको या तो हम कुछ कह सकते हैं, जैसे उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, या फिर किसी किसी केस में ये रिडॉक्स रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। मतलब कि जब जो बॉन्ड्स होते हैं ना एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो बॉन्ड्स होते हैं वो केवल जुड़े आपस में, उसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस केस में क्या होगा दोस्तों, ए होगा कोई भी चीज, ठीक है, और बी होगा। अब ए और बी जो होगा ना, वो आपस में जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, ये बनाएगा ए बी। ठीक है, ए और बी आपस में जुड़कर ए बी बनाएगा। अब दोस्तों इस केस में क्या होता है ना कि हीट हमेशा रिलीज होती है। जब दो चीजें आपस में मिलती है ना, तो हमेशा हीट जो रहती है वो रिलीज होती है। तो ए बी जब होगा ना यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड में, तो प्लस हीट रहेगा। ठीक है, प्लस हीट। तो प्लस हीट मतलब कि हीट रिलीज हो रही है, और कहां रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट की साइड में। ठीक है, मतलब कि दो चीजें आपस में जुड़ रही है तो कोई तीसरी चीज बन रही है उन दोनों के बॉन्ड्स को मिलाकर, और साथ में हीट भी निकल रही है। ठीक है, हीट रेडिएट हो रही है। तो इसका मतलब कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है दोस्तों, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हीट निकलती है, इवॉल्व होती है, प्रोडक्ट्स की साइड में हीट होती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जो हीट यहां पर प्रोडक्ट्स की साइड है ना, इसका बेसिकली फंडा समझते हैं कि आखिर प्रोडक्ट की साइड क्यों है। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। दोस्तों क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये पार्क है। क्या ये पार्क है, ये जो है इतना पार्क है। अब यहां पर दोस्तों एक बच्चा है ए,
यहां पर एक बच्चा है बी, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इन दोनों बच्चों को इस पार्क में अकेला छोड़ दूं, मतलब इनको अकेला छोड़ दूं, ए को अलग और बी को अलग, ए अलग और बी अलग, दोनों को अलग अलग छोड़ दूं, ठीक है, तब ए और बी ज्यादा घूमेंगे और ज्यादा खेले कूदेंगे, या फिर अगर मैं ए और बी को आपस में रस्सी से बांध दूं, ए और बी को मैंने क्या किया, रस्सी से बांध दिया, ठीक है। पहले केस में क्या था दोस्तों, ये हमारा केस 1 था। केस 1 में हमने क्या किया कि ए और बी दो बच्चे थे, हमने उनको पार्क में अलग अलग छोड़ दिया, ठीक है, अलग अलग छोड़ दिया। और केस 2 में हमने क्या किया कि ए को और बी को दोनों को लिया और दोनों को हमने रस्सी से बांध दिया। अब दोस्तों आप बताएं कि इन दोनों केसेस में बच्चे किस चीज में, मतलब किस केस में ज्यादा खेले कूदेंगे। तो दोस्तों ऑब्वियसली बच्चे जो है केस 1 में जब वो अकेले हैं, मतलब अलग अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है, जब वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, आपस में वो रस्सी की तरह रस्सी के बंधे हुए नहीं है, वो अलग अलग हैं, तब वो ज्यादा खेले कूदेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए और बी जो है, मतलब अब हम ए और बी को पहले हमने बच्चा माना था, अलग अलग दो बच्चे, लेकिन अब दोस्तों हम ए और बी को दो एलिमेंट्स या फिर दो मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं। ए कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है या फिर एलिमेंट है, और बी कोई एलिमेंट है या फिर दूसरा कोई, ए नहीं है, बी जो है कोई दूसरा एलिमेंट या फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है। ए और बी दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं या फिर कोई अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो दोस्तों जैसा कि इस केस में हम देख रहे हैं कि जब ए और बी अलग अलग है तब वो ज्यादा खेलकूद कर रहे हैं, मतलब तब उनमें ज्यादा एनर्जी है, वो ज्यादा खेलकूद कर पा रहे हैं। और जब ए और बी को हमने रस्सी से बांध दिया तब उनमें एनर्जी कम गई। बेसिकली एनर्जी तो उतनी ही है, पर वो आपस में क्योंकि बंध गए हैं तो वो अच्छे से खेल कूद नहीं पा रहे, राइट। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जब ए और बी को हमने मॉलिक्यूल मान लिया, कोई भी दो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या फिर कोई भी दो एलिमेंट्स, तब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, इस वाले केस के अकॉर्डिंग, तब अगर दो एलिमेंट्स या फिर दो मॉलिक्यूल्स अकेले होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, तब जो है उनमें एनर्जी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली अगर वो साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाए। क्योंकि इस केस में दोस्तों ए बी जो है वो ए और बी को मिलाकर बना है, मतलब कि अगर ये दोनों कोई एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल है तो फिर ए बी एक कंपाउंड है, राइट। तो फिर इसका मतलब कि हम इससे यह निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स होता है ना, जब वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तब उनमें ज्यादा एनर्जी होती है कंपैरेटिवली अगर वो एक दूसरे के साथ साथ है, मतलब अगर वो कंपाउंड स्टेट में है, ठीक है। मतलब कि सिंपल हम बोले तो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कंपाउंड्स से ज्यादा होती है, ठीक है। एलिमेंट और मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो उसी एलिमेंट और मॉलिक्यूल अगर कंपाउंड के स्टेट में होता, कंपाउंड बना होता, तब उसकी एनर्जी कम होती इन खुले एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हम समझ गए हैं इस पूरे एलिमेंट और मॉलिक्यूल और कंपाउंड की एनर्जी का पूरा फंडा हम समझ चुके हैं। तो दोस्तों हम वापस अपने उस रिएक्शन पे जाते हैं। वो था दोस्तों A प्लस बी गिव्स अस ए बी प्लस हीट। तो दोस्तों जैसे कि हम समझ सकते हैं कि A के केस में और B के केस में, इन दोनों यहां पर जब हम रिएक्टेंट्स के साइड में हैं तब हमारे पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। मान लेते हैं कि A की एनर्जी 1 है, ठीक है, 1 यूनिट मान लेते हैं। तो A की एनर्जी जो है वो 1 यूनिट है और B की एनर्जी मान लेते हैं 2 यूनिट्स, राइट। A की एनर्जी 1 यूनिट मान ली, B की एनर्जी हम 2 यूनिट मान लेते हैं। अब दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि बच्चे अगर रस्सी से बंधे होंगे तो वो ज्यादा खेलकूद नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलरली दोस्तों जब ये दोनों हमारे एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कंपाउंड बन जाएंगे तो ये ज्यादा इनमें एनर्जी नहीं बचेगी, राइट। सिमिलरली उसके जैसे, तो अगर हम देखें कि अगर ये 1 है और ये 2 है, 1 यूनिट्स और 2 यूनिट्स एनर्जी इन दोनों के पास है, तो कंबाइन करके जो एनर्जी आएगी ना इसकी, ये इससे कम होनी चाहिए, इसके सम से। इसका सम कितना होगा, इसका सम 3 होगा, राइट। तो इसके सम से यानी कि 3 से कम होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि AB की एनर्जी कितनी है, मान लेते हैं कुछ भी, मान लेते हैं कि AB की एनर्जी 1.25 है, ठीक है। हमने मान लिया कि AB की एनर्जी 1.25 है, 1.25 यूनिट्स, कोई भी यूनिट हो सकती है, एनर्जी की जो भी यूनिट होती हो, ठीक है, कोई भी यूनिट हो सकती है। हम यहाँ पे कोई यूनिट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट, फिजिक्स नहीं, ठीक है। तो 3 हमने मान लिया, 3 यूनिट A और B का जो कंबाइन करके है, 1 यूनिट A का, 2 यूनिट B का, ठीक है। तो 3 यूनिट A और B का कंबाइन करके एनर्जी है।
और ए बी अगर कंपाउंड बन गया तो उसका कंबाइन करके एनर्जी कितना है, मान लेते हैं 1.25, ठीक है। तो दोस्तों बाकी एनर्जी कहां गया, बाकी एनर्जी कहां गया, यहाँ पे तो 3 यूनिट था और यहाँ पे तो 1.25 है, तो बाकी एनर्जी कहां गया। दोस्तों जैसा कि हमने कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था, जैसा कि कन्वर्सेशन ऑफ मास होता है वैसा ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, राइट, जिसमें एनर्जी कभी भी ना क्रिएट हो सकती है और ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये जो बाकी एनर्जी थी वो बाकी एनर्जी कहां गई, वो बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो गई, राइट। तो इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है ना कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, रिएक्टेंट्स की जो कंबाइंड एनर्जी होती है, ठीक है, रिएक्टेंट्स की कंबाइंड एनर्जी ज्यादा होती है जो हमारा प्रोडक्ट्स में जो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट्स में हमारा जो कंपाउंड बनता है उससे, ठीक है, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स में हमारा कंपाउंड बना ना ए बी, उसकी एनर्जी कम है ए और बी की टोटल एनर्जी से, और इसीलिए जो हमारा बचा कुचा जो एनर्जी था वो हीट के फॉर्म में निकल गया, और इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमने जान लिया कि जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन दोस्तों साइंस बिना एक्सेप्शन के अधूरी है, ठीक है, साइंस में एक्सेप्शंस होते ही है। जैसे कि घर परिवार में क्या होता है कि कभी कभी कोई थोड़ा मतलब नटखट बच्चा होता है ना, वो बोलता है कि भाई मैं तो नियम नहीं मानूंगा घर के, मैं तो भैया नियम नहीं मानूंगा घर के। उसी प्रकार दोस्तों जो साइंस है ना उसमें भी कभी कभी कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं ना जो मतलब साइंस के जो बेसिक लॉज है उसको नहीं मानते, ठीक है। जैसे कि इसमें इस जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक एक्सेप्शन है दोस्तों, और वो एक रिएक्शन है जो कि है C+2S गिव्स अस CS2, कार्बन प्लस 2 सल्फर, ठीक है, गिव्स अस कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। इस केस में क्या होता है ना दोस्तों कि जो कार्बन की और सल्फर की दो मॉलिक्यूल्स की जो मतलब इन दोनों की कंबाइंड की जो एनर्जी है ना, राइट, वो कम है। इस केस में इनकी जो कंबाइंड एनर्जी है ना वो कम है, कम किसकी एनर्जी से, CS2, यानी कि जो इनका कंपाउंड बना है प्रोडक्ट साइड में वो ज्यादा है एनर्जी इन दोनों से। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों कि इस केस में CS2 यानी कि प्रोडक्ट साइड की एनर्जी ज्यादा है रिएक्शन साइड से। तो इस केस में हमको ये रिएक्शंस करवाने के लिए ना, ये वाला पर्टिकुलर रिएक्शन करवाने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, तभी तो ये दोनों इक्वल हो पाएंगे, राइट। क्योंकि इसकी तो नेगेटिव में जा रही है वैल्यू, मतलब नीचे जा रही है, और इसकी ऊपर जा रही है बहुत, तो इसको अगर हम और एनर्जी सप्लाई करेंगे ना तब जाकर ये रिएक्शन होगा। अब अगर हम एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी को हम सप्लाई कर रहे हैं, देखिए एनर्जी को हम कहां लिख रहे हैं, एनर्जी को हम रिएक्टेंट्स के साइड में लिख रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है ना दोस्तों कि ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन तो है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि दोस्तों यहां पर कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन हो रहा है, इन दोनों के जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है नो डाउट, लेकिन ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस केस में जो एनर्जी CS2 की ज्यादा है एज कंपेयर टू कंबाइंड एनर्जी ऑफ C and 2S, राइट। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।